हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज एन एक्ट। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑफ 1872, दूसरा ऑप्शन है सेकेंड ऑफ 1872, तीसरा ऑप्शन है थर्ड ऑफ 1872 और चौथा ऑप्शन है फोर्थ ऑफ 1872। तो इस क्वेश्चन के पूछा गया है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है वो 1872 का मतलब 1872 का कौन सा एक्ट है। 1872 में जितने भी एक्ट इनेक्ट हुए हैं उसमें से इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो कौन से नंबर का है। तो 1872 में जितने भी एक्ट इनेक्ट हुए थे उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट जो था वो पहला था। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, फर्स्ट ऑफ 1872, वो ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाज इनेक्टेड ऑन। तो इंडियन एविडेंस एक्ट कब इनेक्ट हुआ था। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, उसमें क्या दिया गया है कि 1 सितंबर 1872। सेकंड ऑप्शन है बी, उसमें क्या दिया गया है कि 14 मार्च 1872। थर्ड ऑप्शन सी, उसमें क्या दिया गया है कि 15 मार्च 1872। जो चौथा ऑप्शन है डी, उसमें क्या दिया गया है कि 16 मार्च 1872। फ्रेंड्स, जिस दिन कोई एक्ट पास होता है मीन्स जिस दिन किसी एक्ट को प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है तो उस डेट को उस एक्ट की इनेक्टमेंट डेट बोलते हैं। वो एक्ट इनेक्ट तो हो जाता है लेकिन वो लागू नहीं रहता, सिर्फ एक्ट पास होता है। तो जिस दिन वो एक्ट पास होता है उस डेट को उसकी इनेक्टमेंट डेट बोलते हैं, और जब वो एक्ट इन्फोर्स होता है, लागू होता है, तो उस डेट को उसकी इन्फोर्समेंट डेट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वॉज इनेक्टेड ऑन। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कब इनेक्ट हुआ था। ठीक है, मीन्स उसको प्रेसिडेंट द्वारा एसेंट कब मिली थी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है 15 मार्च 1872 वो राइट आंसर है। मीन्स 15 मार्च 1872 को इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो पास हुआ था। फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या दिया गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 केम इनटू फोर्स ऑन। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है वो कब इन फोर्स में आया था, कब वो एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। तो उसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें दिया गया है कि 1 सितंबर 1872। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2 सितंबर 1872। ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें दिया गया है 3 सितंबर 1872 और ऑप्शन नंबर डी उसमें दिया गया है 15 मार्च 1872। जो ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा आंसर है, मीन्स 1 सितंबर 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है वो इनेक्ट तो हुआ था 15 मार्च 1872 को, लेकिन जो उसका एप्लीकेशन है 1 सितंबर 1872 से शुरू हुआ। तो राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 सितंबर 1872। फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या दिया गया है कि द बिल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वॉज प्रिपेयर्ड बाई। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जो बिल था उसको किसने प्रिपेयर किया था। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, उसमें दिया गया है लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर बी, सर जेम्स एफ स्टीफन। ऑप्शन नंबर सी, सर हेनरी मायने। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जेम्स एफ स्टीफन। तो हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है उसका जो ड्राफ्ट है, उसका जो बिल है वो सर जेम्स स्टीफन ने बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया गया है कि द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से। ए, ऑप्शन नंबर ए, उसमें क्या दिया गया है कि अ सब्सटेंटिव लॉ। ऑप्शन नंबर बी, एन एग्जेक्टिव लॉ। ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ। और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। तो इसमें क्या पूछा गया है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो कौन सा लॉ है, सब्सटेंटिव है, एडजेक्टिव है, या दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडजेक्टिव लॉ। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एग्जेक्टिव लॉ है। इसके बारे में हमने डिटेल में हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट का इंट्रोडक्शन का लेक्चर उसमें डिटेल में बताया है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो हमारा आप वो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है उसको देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज एन एडजेक्टिव लॉ। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या दिया गया है कि द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से। पहला ए, उसमें दिया गया है लेक्स फोरी। बी, लेक्स लॉसी। सी, लेक्स सिटस। एंड डी, नन ऑफ द एबव।
तो इसमें पूछा गया है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो क्या है, लेक्स फोरी है, लेक्स लोसी है, लेक्स सिटस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, लेक्स फोरी। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो लेक्स फोरी है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें क्या दिया गया है कि द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज लेक्स फोरी विच मीन्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट लेक्स फोरी है, इसका मतलब क्या है। इंडियन एविडेंस एक्ट लेक्स फोरी है, इसका मतलब क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द क्वेश्चन अराइजेज। ऑप्शन नंबर बी जो है सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है कि द लॉ borrowed from other state. ऑप्शन नंबर सी दी सब्सटेंटिव लॉज एंड ऑप्शन नंबर डी दी प्रोसीजर लॉ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द क्वेश्चन अराइजेस। लेक्स फोरी मीन्स होता है कि लॉ ऑफ द फोरम, जहाँ पे एक्शन ब्रॉट हुआ है उस फोरम में जो लॉ अप्लीकेबल होगा वही लॉ वहाँ पे अप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल ए एक पर्सन है जो इंडियन है, दूसरा पर्सन जो है वो बी, ये फॉर एग्जाम्पल सपोज ये पाकिस्तानी है, ठीक है, और इन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया। जो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ, चाइना में हुआ, ठीक है। और सपोज उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके ए और बी के बीच कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ए ने बी के अगेंस्ट कोई सूट दाखिल किया इंडिया में। कहाँ, इंडिया में। तो वो सूट कहाँ दाखिल हुआ है, इंडिया में। तो इस सूट में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये सूट इंडिया में दाखिल हुआ है। जैसा कि इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में कि द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द क्वेश्चन अराइज। तो उस प्लेस का, उस जगह का लॉ एप्लीकेबल होगा जहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ है। तो क्वेश्चन कहाँ अराइज हुआ है, इंडिया में। सूट इंडिया में दाखिल हुआ है, इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लीकेबल होगा, न कि पाकिस्तान का एविडेंस एक्ट और न ही चाइना का एविडेंस एक्ट। भले उसमें जो सेकंड पार्टी भी है वो पाकिस्तान से है और जो दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो चाइना में हुआ था, लेकिन चाइना का भी एविडेंस एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा और पाकिस्तान का भी एविडेंस एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो सूट इंडिया में दाखिल हुआ है। तो लेक्स फोरी मीन्स होता है लॉ ऑफ द फोरम वेयर एक्शन इज ब्रॉट, या फिर लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द क्वेश्चन अराइजेज। जिस फोरम में सूट दाखिल हुआ है या फिर जहाँ पे एक्शन अराइज हुआ है वहीं का लॉ उस पर अप्लीकेबल होता है। यही मतलब है लेक्स फोरी का। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो लेक्स फोरी है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उसमें क्या दिया गया है कि द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज अप्लीकेबल टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट एक्सेप्ट। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो है ए, उसमें क्या दिया गया है कि द कोर्ट मार्शल कन्वेंट अंडर द आर्मी एक्ट। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है कि दी नवल डिसिप्लिन एक्ट। और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है कि द इंडियन नेवी एक्ट। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया कि ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल है, लेकिन जो आर्मी एक्ट, नवल डिसिप्लिन एक्ट या फिर इंडियन नेवी के अंदर जो कोर्ट स्टेब्लिश किए गए हैं मीन्स कोर्ट मार्शल, उनको छोड़ करके। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव मीन्स ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें क्या दिया गया है कि द एविडेंस मस्ट बी ऑलवेज डायरेक्ट एंड इफ द ओरल एविडेंस इज हियर से इट इज इनएडमिसिबल। मीन्स क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ओरल एविडेंस जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए। अगर ओरल एविडेंस जो है वो हियर से है तो वो इनएडमिसिबल होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि ट्रू, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पार्टली ट्रू, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है फॉल्स और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द एबव। ओरल एविडेंस जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए, मीन्स जिसने घटना होते हुए देखा है वही उसके बारे में एविडेंस दे सकता है। अगर उसने वो इंसिडेंस किसी थर्ड पर्सन को बताया और थर्ड पर्सन ने जाकर कोर्ट में गवाही दी तो वो जो है वो इनएडमिसिबल होगा, क्योंकि वो हियर से एविडेंस है। जिस व्यक्ति ने कोर्ट के सामने गवाही दी उसने वो इंसिडेंस होते हुए नहीं देखा था, उसको किसी थर्ड पर्सन ने बताया था, ठीक है। तो जो उसने सुना था वही उसने कोर्ट में जाके बोला, तो उसका जो एविडेंस है वो हियर से एविडेंस है, इसलिए वो एडमिसिबल नहीं। तो जो इस क्वेश्चन दिया गया है कि द एविडेंस मस्ट बी ऑलवेज डायरेक्ट एंड इफ द ओरल एविडेंस इज हियर से इट इज इनएडमिसिबल। तो अगर एविडेंस हियर से है तो वो इनएडमिसिबल होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा, मीन्स ट्रू। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उसमें क्या दिया गया है कि फैक्ट्स विच आर परस्यूड बाय द सेंसेस आर कॉल्ड। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए फिजिकल फैक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव फैक्ट्स और ऑप्शन नंबर डी निगेटिव फैक्ट्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है, मीन्स
फैक्ट्स विच आर परस्यूड बाय सेंसेस आर कॉल्ड फिजिकल फैक्ट्स। ऐसे फैक्ट्स जिनको अपने सेंसेस द्वारा आप परस्यू कर सकते हो वो फिजिकल फैक्ट्स कहे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें क्या दिया गया है, फैक्ट्स विच एग्जिस्ट इन द माइंड्स ऑफ द पीपल आर कॉल्ड। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए फिजिकल फैक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव फैक्ट्स और ऑप्शन नंबर डी नेगेटिव फैक्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी मीन्स साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। ऐसे फैक्ट जो किसी के माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स जिसको हम अपने सेंसेस द्वारा परसीव नहीं कर सकते, तो वो फैक्ट जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्ट कहे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट होगा। फ्रेंड्स, हमारा जो सेक्शन 3 का एविडेंस एक्ट का लेक्चर है उसमें हमने इसके बारे में डिटेल में बात की है। तो अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो हमारे सेक्शन नंबर 3 का जो एविडेंस एक्ट का लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उसमें क्या दिया गया है कि एक्स कॉज्ड वाइज डेथ बाय स्टैबिंग हिम विथ अ नाइफ, जेड सीज the whole transaction and deposes in a court of law. Here the evidence given by Z is dash 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 evidence. तो इसमें क्या दिया गया, एक्स जो है वो चक्कू से मार के वाई की डेथ करता है और ये सारा जो इंसिडेंस है वो जेड देखता है और जेड जाके कोर्ट में गवाही देता है, ठीक, उसके बारे में एविडेंस देता है। तो जो जेड का एविडेंस है वो कौन सा एविडेंस होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि डायरेक्ट एविडेंस, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रियल एविडेंस और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सब्सटेंशियल एविडेंस, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट एविडेंस। तो जो जेड कोर्ट में जाके गवाही देगा वो जो उसकी गवाही होगी वो डायरेक्ट एविडेंस के अंदर आएगी, क्योंकि जेड ने सारा इंसिडेंस खुद देखा है, इसलिए जो जेड का एविडेंस होगा वो डायरेक्ट एविडेंस होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उसमें क्या दिया गया है कि ए सीज बी इज रनिंग फ्रॉम अ रूम and afterward sees Z lying down in a pool of blood in the same room. His evidence is as far as seeing bees running away is direct, but as far as the murder is concerned it is a dash 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 evidence. इसमें क्या दिया गया है कि ए जो है बी को किसी रूम से भागते हुए देखता है, फिर ए उस रूम में जाकर देखता है तो जेड जो है वो खून से लथपथ वहाँ पे पड़ा हुआ है। और उसमें आगे क्या दिया गया है कि जो ए ने बी को भागते हुए देखा वो तो डायरेक्ट एविडेंस में आएगा, लेकिन अगर जेड के मर्डर की बात करें तो उसके बारे में जो एक एविडेंस होगा वो क्या होगा। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्राइमरी एविडेंस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रियल एविडेंस और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सब्सटेंशियल एविडेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, क्योंकि ए ने बी को रूम से भागते हुए देखा जिस रूम में जेड की बॉडी खून से लथपथ पड़ी थी। तो ए ने बी को जेड को मारते हुए नहीं देखा है, सिर्फ भागते हुए देखा है, ठीक है। तो जो ए ने बी को उस रूम से भागते हुए देखा वो तो डायरेक्ट एविडेंस में आएगा, लेकिन अगर मर्डर की बात करें तो जो मर्डर से रिलेटेड एक एविडेंस होगा वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगा, क्योंकि ए ने बी को जेड का मर्डर करते हुए नहीं देखा है। एंड सब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। उसमें क्या दिया गया है कि द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज अप्लीकेबल टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट एक्सेप्ट। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है वो सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है। वो प्रोसीडिंग चाहे किसी भी कोर्ट में हो, एक्सेप्ट उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से, जो पहला ऑप्शन ए है उसमें क्या दिया गया है कि एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है कि प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है कि ए एंड बी अबव, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है कि नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी अबव। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। उसमें क्या दिया गया है कि हु सेड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस प्रोविजंस अरेंज्ड इन देयर नेचुरल ऑर्डर विथ सम मॉडिफिकेशंस रेंडर्ड नेसेसरी बाय द पेक्यूलर सर्कमस्टेंसेस ऑफ इंडिया। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि सर जेम्स एफ स्टीफन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है टेलर और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि नन ऑफ द एबव। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर जेम्स एफ स्टीफन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। उसमें क्या दिया गया है कि द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कंसिस्ट ऑफ। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि जनरल रूल ऑफ एविडेंस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लीगल रूल ऑफ एविडेंस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए एंड बी बोथ
और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीगल रूल ऑफ एविडेंस। मीन्स द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कंसिस्ट ऑफ लीगल रूल ऑफ एविडेंस। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। उसमें क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कोर्ट इंक्लूड्स। मीन्स इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 के अनुसार कोर्ट की डेफिनेशन में क्या क्या सम्मिलित है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या दिया है कि ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है कि ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है कि ऑल जजेस एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। मीन्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उसमें क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 फैक्ट्स कैन बी। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फिजिकल फैक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या दिया गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 के अनुसार कौन कौन से फैक्ट हो सकते हैं। तो फैक्ट जो है वो फिजिकल भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। ऐसे फैक्ट जिनको हम अपने सेंसेस द्वारा परसीव कर सकते हैं वो फिजिकल फैक्ट्स होते हैं, और ऐसे फैक्ट्स जिनको हम अपने सेंसेस द्वारा परसीव नहीं कर सकते वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं। तो फैक्ट्स जो है वो दोनों टाइप के होते हैं, इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वही राइट आंसर होगा। मीन्स ए एंड बी बोथ, मीन्स फिजिकल फैक्ट्स और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। उसमें क्या दिया गया है कि एक्स फाइल अ सूट against Y for not paying the rent on the basis of a lease agreement. Z deposes that he was present when the agreement is entered into. The evidence given by Z is dash 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 evidence. So 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, रियल एविडेंस और सब्सटेंशियल एविडेंस। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट एविडेंस। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक्स जो है वो एक लीज एग्रीमेंट के बेसिस पे वाई के अगेंस्ट सूट दाखिल करता है, और उस सूट में जेड जो है वो आके कोर्ट में गवाही देता है और बोलता है कि जो एग्रीमेंट है वो उसके सामने ही तैयार किया गया था। ठीक है, इसलिए जो जेड का एविडेंस है वो डायरेक्ट एविडेंस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट हुआ था लीज एग्रीमेंट वो जेड के सामने हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट एविडेंस। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। उसमें क्या दिया गया है कि इफ़ द एविडेंस रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली अ रिलेवेंट फैक्ट इट इज डैश 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 एविडेंस। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, रियल एविडेंस और सब्सटेंशियल एविडेंस। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, circumstantial evidence। ठीक है, मीन्स इफ द एविडेंस रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली अ रिलेवेंट फैक्ट इट इज अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। उसमें क्या दिया गया है कि डैश 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 एविडेंस इज ऑल्सो नोन एज अ मटेरियल एविडेंस। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, रियल एविडेंस और सब्सटेंशियल एविडेंस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रियल एविडेंस। मीन्स रियल एविडेंस इज ऑल्सो नोन एज अ मटेरियल एविडेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 फैक्ट्स मीन्स। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि फैक्टम प्रोबेंडम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है फैक्टम प्रोबेंडस, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 के अनुसार फैक्ट मीन्स क्या क्या होता है। तो फैक्ट मीन्स फैक्टम प्रोबेंडम भी होता है और फैक्टम प्रोबेंडस भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ए एंड बी बोथ वो राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। उसमें क्या दिया गया है कि फैक्टम प्रोबेंडम मीन्स, फैक्टम प्रोबेंडम मीन्स क्या होगा। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि द प्रिंसिपल फैक्ट टू बी प्रूव्ड,
ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि द एविडेंशियरी फैक्ट फ्रॉम विच द फॉर्मर फॉलोज इमीडिएटली और बी इन्फरेंस, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, द प्रिंसिपल फैक्ट टू बी प्रूव्ड। तो फैक्टम प्रोबेंडम मीन्स द प्रिंसिपल फैक्ट टू बी प्रूव्ड। फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है कि फैक्टम प्रोबेंडस मीन्स। तो इसमें क्या दिया गया है कि फैक्टम प्रोबेंडस मीन्स क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि द प्रिंसिपल फैक्ट टू बी प्रूव्ड, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि द एविडेंशियरी फैक्ट फ्रॉम विच द फॉर्मर फॉलोज इमीडिएटली और बी इन्फ्रेंस, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द एविडेंशियरी फैक्ट फ्रॉम विच द फॉर्मर फॉलोज इमीडिएटली और बी इन्फ्रेंस मीन्स फैक्टम प्रोबेंडस मीन्स द एविडेंशियरी फैक्ट फ्रॉम विच द फॉर्मर फॉलोज इमीडिएटली और बी इन्फ्रेंस। सो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टेस्ट। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से। पहला ऑप्शन जो ए है उसमें दिया गया है कि द सर्कमस्टेंस फ्रॉम विच एन इन्फरेंस ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन मस्ट बी कोजेंटली एंड फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है कि दो सर्कमस्टेंसेज शुड बी ऑफ अ डेफिनेट टेंडेंसी अनएरिंगली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है कि द सर्कमस्टेंसेज टेकन कलेक्टिवली शुड बी फॉर्म अ चेन सो कंप्लीट दैट देयर इज नो एस्केप फ्रॉम द कंक्लूजन दैट विद इन ऑल ह्यूमन प्रोबेबिलिटी द क्राइम वॉज कमिटेड बाय द एक्यूज्ड, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया ऑल ऑफ द एबव। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है कि एन एडमिशन विच इज मेड एज द पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग सो दैट इट इज रिकॉर्डेड इन द फाइल ऑफ द कोर्ट इज कॉल्ड अ। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया फॉर्मल एडमिशन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया इनफॉर्मल एडमिशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एडमिशन बाय कंडक्ट, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल एडमिशन। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिलेवेंट अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम shows that he is entitled to give secondary evidence of the content of such document under the rule hereinafter content or unless the genuineness of a document produced is in question। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पार्टली ट्रू, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है फॉल्स, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, उसमें क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 फैक्ट्स मीन्स एंड इंक्लूड। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एनी थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स, और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परस्यूड बाय सेंसेस। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया नन ऑफ द अबव। तो जो इसको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ। फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या दिया गया है कि हु सेड एविडेंस मीन्स ऑल द लीगल मीन्स एक्सक्लूसिव ऑफ मेयर आर्गुमेंट विच टेंड्स टू प्रूव और डिसप्रूव एनी फैक्ट द ट्रूथ ऑफ विच इज सबमिटेड टू जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सर जेम्स एफ स्टीफन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है टेलर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बेंथम। तो इसका राइट आंसर होगा सर जेम्स एफ स्टीफन। फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, उसमें क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द टर्म एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ओरल एविडेंस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ मीन्स एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड ओरल एविडेंस एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है, ए एंड बी बोथ, यही इसका राइट आंसर होगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।